हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं इस वीक में एक नया पॉडकास्ट एपिसोड को लेके। जैसे हम लोग हर पॉडकास्ट में रहते हैं, हमेशा हमारे साथ है शौफिक, हमारे साथ है। तो हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ यूएस बैंक्स क्या हो रहा है, सीयू का मेननेट लॉन्च हो चुका है और कॉइनबेस इंटरनेशनल जा रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस मूवमेंट्स क्या कैसे रहे इस वीक में। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो हम लोग शुरू करेंगे सौविक जी से, जो कि हमारा बिटकॉइन, इथेरियम और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि इस वीक में मार्केट मूवमेंट और प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इस वीक काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशंस है। तो पहले हम लोग BTC USDT का चार्ट एक बार खोल कर देख लेते हैं। ये जो चार्ट है ये बेसिकली वीकली चार्ट है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हम लोग देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट कैसे कैसे हुआ है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका 100 EMA, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये है 200 EMA और ये 20 EMA ग्रीन लाइन। तो हम लोग अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं ये जो 100 EMA है ये 100 EMA को बेस मान के वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना था ये बना था आपका 13 मार्च को। उसके बाद ये 100 EMA के नीचे माइन्यूटली ये सब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ा बहुत हुआ है, बट डिसाइसिवली ब्रेक जो होता है ना वो नहीं हुआ है। तो 100 EMA के ऊपर ही जो है प्राइस इसको सपोर्ट बना के घूम रहा है। तो जब तक ये 100 EMA के ऊपर है तब तक हम लोग कोई भी नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर नीचे की तरफ हम लोग नहीं देखेंगे। और एक चीज हुआ क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है जो कि 20 EMA है, तो 20 EMA अभी देखिए जैसे कि हो क्या रहा है, 20 EMA धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये लगभग ये जो 200 EMA है उसको क्रॉस करने का कोशिश करेगा। उसके बाद क्या है, वो इधर आएगा और ये जो है 100 EMA को क्रॉस करने का कोशिश करेगा। ये लास्ट टाइम कब हुआ था ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्पेशली जो है आपका 100 EMA जो है उसको कब क्रॉस किया था, नीचे की तरफ से 20 EMA। ये लास्ट टाइम हुआ था यहाँ पे भी आप लोग मान सकते हो थोड़ा बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ है ये आप लोग देख ही सकते हो कि प्राइस का जंप कितना हुआ, वो हम लोग थोड़ा और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग आप मान सकते हो कि 700% का मतलब जो है प्राइस फ्लक्चुएशन आया था ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा उसको अगर ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर ये लगभग 800-900% का गेन लगभग दिया था। तो ये जो है ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये नीचे की तरफ क्रॉस किया था तो फिर उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये 20 EMA 100 EMA को क्रॉस करता है वीकली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ, तो फिर हम लोग लंबे ड्यूरेशन में उसको एक मान सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है और फिर वी कैन गो ऑल लॉन्ग। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इथेरियम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे भी लगभग एक ही टाइप का चीज़ हुआ है। ये जो है 100 EMA इसको ही यहाँ पे बेस बनाया गया है। ये देखिए BTC में जैसे क्या हुआ था कि एक तो क्लोजिंग जो है वीकली बेसिस पे वो 100 EMA के थोड़ा सा नीचे दिया था, ज़्यादा कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये 100 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आता है इथेरियम का, जो कि अभी करंट प्राइस के हिसाब से चल रहा है कि 1830, तो फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करेंगे और उसका भी क्लोजिंग अगर उसके नीचे आ जाता है और रेड कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग बियरिश साइन या फिर नीचे की तरफ के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ये हो गया आपका BTC और इथेरियम का डिस्कशन। क्रिस, आपका क्या कहना है? और सैम आपका भी, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि लाइक आगे जाने के समय लाइक इथेरियम का तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ड्यू टू अदर रीजंस, लाइक इतना मीम कॉइन्स के हाइप के वजह से इथेरियम का गैस फीस भी बहुत हाई है।
तो ये बहुत यूज केस आ रहे हैं, लाइक बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका प्राइस जा सकते हैं। एंड बाकी क्रिश बता सकते हैं अपना। तो ये जो है ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जो कि हमेशा ही बीटीसी हाफिंग के पहले होता है। तो बीटीसी हाफिंग के पहले एक छोटा सा बुल रन होता है एंड देन अगेन मार्केट गोज बैक डाउन अ बिट। तो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ बुल रन दैट वी आर सीइंग। तो एक्सपेक्टेशंस है कि इट विल गो अप टू 60-70% फॉर द ऑल टाइम हाई। और सैम ने जैसे अभी कहा कि इथीरियम में बहुत सारा मेम कॉइन लॉन्च हो रहा है, बहुत नेटवर्क एक्टिविटी हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारा इथीरियम इज बीइंग बर्न। तो इथीरियम डिफ्लेशनरी भी हो सकता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो बोथ दिस सिचुएशन कि नेक्स्ट ईयर हम लोग का बीटीसी हाफिंग हाफिंग फिनोमेनन है और इथीरियम में इतना नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ रहा है विद लेयर 2s इन्वॉल्व्ड एज वेल। तो दिस इज अ वेरी बुलिश साइन। तो मार्केट भी सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव एंड शौविक ने जैसे कहा कि थिंग्स आर मूविंग क्वाइट नाइसली अपवर्ड्स। तो मेरे हिसाब से ये अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट इस क्वार्टर में। थैंक यू शौविक। एंड चलिए फिर इस हफ्ते के न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हुआ। और इस हफ्ते के सबसे बड़े न्यूज़ में ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये कोई क्रिप्टो का चार्ट नहीं है। दिस इज एक्चुअली द स्टॉक प्राइस फॉर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि शौविक ने शेयर किया था। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को अभी रिसेंटली जेपी मॉर्गन और नेशनल बैंकिंग एसोसिएशन एक्सेट्रा ने अक्वायर कर लिया उनके एसेट्स को। और इसी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएस बैंक्स इज गेटिंग नेशनलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी छोटे छोटे यूएस बैंक्स है जो स्टेट लेवल में है दोज विल बी अक्वायर्ड बाय बिगर प्लेयर्स। क्यों? इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि जब आप छोटे बैंक में पैसा रखते हो यूएस में तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे लोग, जब एप्पल का 4.1% एपीवाई लॉन्च हुआ सेविंग्स रेट, तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा था स्मॉल बैंक्स में, तो दे स्टार्टेड टेकिंग द मनी आउट एंड दे स्टार्टेड पुटिंग इट इनटू एप्पल विद जेपी मॉर्गन, राइट। दूसरा रीजन ये था कि जब सिग्नेचर, सिल्वरगेट और एसवीबी डाउनफॉल हुआ, उनका डाउनफॉल हुआ, तो उसके कारण भी लोग थोड़ा स्मॉल बैंक से पैसा निकालने स्टार्ट कर दिए। तो जब भी स्मॉल बैंक से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है तो लोकल कम्युनिटी को काफ़ी सफ़र होना पड़ता है, क्योंकि देन यू डू नॉट हैव एक्सेस टू लोकल क्रेडिट। और बड़ा बैंक में सब पैसा रखना चाहते हैं क्योंकि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि कभी फेल नहीं होगा। बट इससे क्या होता है कि दोज बैंक्स विल नॉट एक्सटेंड लोकल क्रेडिट। तो इसके कारण लोकली कम्युनिटीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है, और जो कि अभी भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस फिनोमेनन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दिस इज ओनली गोइंग टू एक्सेलरेट। अभी रिसेंटली फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक भी किया है, जिस कारण से ये फिनोमेनन ऑफ बैंक रन्स एंड स्मॉल बैंक्स गोइंग बैंकरप्ट एंड बिगर बैंक्स एक्वायरिंग देम, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके साथ हम लोग ये न्यूज़ को फॉलो करते रहेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑन वेरी मेनी लेवल्स, नॉट जस्ट क्रिप्टो मार्केट के लिए बट ट्रेडिशनल ट्रेडिफाई के लिए और वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस डॉलर इज स्टिल द बेस रिजर्व करेंसी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी राइट नाउ। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं दूसरे न्यूज़ में जो कि है कॉइनबेस इंटरनेशनल। तो कॉइनबेस ने रिसेंटली हम लोगों ने जैसा आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स इन यूएस, जो कॉइनबेस चाहता है कि उनका मेन हेडक्वार्टर्स है वो बाहर मूव करे एंड दे आल्सो वांट टू लॉन्च एन इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि यूएस के यूजर्स के लिए नहीं होगा। तो वाई? क्योंकि वहाँ पे वो लेवरेज ट्रेडिंग कर ऑफर करना चाहते हैं लोगों को, वहाँ पे वो स्टेकिंग ऑफर करना चाहते हैं लोगों को, वहाँ पे डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ऑफर करना चाहते हैं लोगों को। तो दीज आर ऑल नॉट पॉसिबल फॉर यूएस बेस्ड कॉइनबेस। तो इसीलिए उन्होंने यूएस के बाहर एलिजिबल जुरिस्डिक्शंस में ये लॉन्च किया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि नाउ कॉइनबेस कैन एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग ऑन द फ्रंट फुट, make products which are focused on the global markets, or US में they already have a very big chunk of the pie for US markets. So now Coinbase and Kraken, BitMEX, all these, when they are going out of US and setting up entities for their international exchange, they can then fight with other big exchanges like Binance and get on toe to toe with them. तो इसके पहले ये नहीं हो सकता था क्योंकि
रेगुलेशंस के कारण वो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकते थे. तो ऑल दिस विल मेक थिंग्स मच मोर स्पाइसियर, क्योंकि लोगों के पास तब ज्यादा ऑप्शंस होंगे एंड देन दे कैन एक्चुअली चूज टू डिपॉजिट पार्ट ऑफ देयर फंड्स इन वेरियस एक्सचेंजेस फॉर वेरियस पर्पसेस. आई थिंक जो आप बताते हैं हर समय की ना हमें अलग अलग एक्सचेंज में हम लोग को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए. सो दिस विजन ऑफ आवर्स इज गेटिंग टू समवेयर जहाँ पे और भी एक्सचेंजेस आ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं और हमारे यूजर्स के पास, ताकि वो डाइवर्सिफाई कर सके और सारे चीज़ों का एक्टिविटीज का मजा ले सके, जैसे कि स्टेकिंग हो गया, फिर फ्यूचर्स हो गए जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे. और इससे ये भी होता है कि जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं देन अदर एक्सचेंजेस हैव टू आल्सो इम्प्रूव देमसेल्फ. तो इसके पहले क्या था कि इसके पहले था कि बाइनेंस के सिर्फ कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में FTX था. जब FTX क्रैश हुआ तो उसके बाद ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी इज इन बाइनेंस राइट. तो जब अदर एक्सचेंजेस ग्लोबल प्लेयर्स बनेंगे एंड दे विल बी हैविंग लाइक normal people like us will have options to open other exchange accounts. So it's a good practice to actually keep money in different platforms in crypto, so that कि कोई exchange अगर bankrupt होता है या कोई regulations में फंसता है, ताकि liquidity में problem होता है, कुछ भी problems होता है, you always have some asset which is not stuck there. So this is something which is sooner or later going to happen and more people will actually do this. So competitive market भी बनता है इससे, लाइक एक्सचेंज का डोमिनेंस भी नहीं रहता. या एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन. ये जो अभी एक्सचेंज ओपन हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए है, तो फिर रिटेल क्लाइंट्स के लिए आगे कोई प्लान है या फिर ऑलरेडी रिटेल क्लाइंट्स यहाँ पे लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकता है? एक्चुअली ये है कि फॉर द टाइम बिंग जब भी कोई एक्सचेंज ओपन करता है तो दे हैव टू टेस्ट हाउ इज देयर ऑर्डर बुक, हाउ इज देयर मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटी, हाउ इज देयर लिक्विडिटी. तो इस कारण से दे ओनली डू बीटा टेस्टिंग. तो जनरली वो बिग क्लाइंट्स के साथ होता है फॉर द टाइम बी. लेकिन वंस ऑल दीज आर सेट अप, उनका KYC स्टैंडर्ड्स, उनका वेरियस काइंड्स ऑफ लोकल सेटअप जो भी उनका ऑन एंड ऑफ रैम्प होना होता है, वंस ऑल दोज आर सेट अप आई थिंक देन दे विल ओपन इट फॉर रिटेल मार्केट. तो फॉर द टाइम बिंग ये इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है, बट विथ टाइम आई थिंक दे विल स्लोली ग्रेजुअली ओपन अप फॉर द रिटेल साइड. ओके. तो चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, जो कि एक्स CTO ऑफ कॉइनबेस बालाजी ने अपने पॉकेट से $1 million का एक बेट लगाया था कि बिटकॉइन प्राइस विल गो अप टू $1 million. तो उन्होंने वो बेट क्लोज कर दिया है एंड उन्होंने ये कहा है कि ही इज बर्निंग $1 million ऑन हिज ओन पॉकेट टू एडुकेट पीपल कि US इज प्रिंटिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो इस न्यूज ने इतना लोगों को अपने तरफ खींचा है, अपने तरफ आकर्षित किया है कि नाउ whoever has seen this, they think Balaji is crazy. But Balaji said, I am burning my own money to educate you that US is printing trillions of dollars and you don't know about it. So who is more crazy? So that's the kind of sarcasm he is throwing out to us. और इस कारण मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं था कि US का डेब्ट क्या है, US किस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं पैसा. नाउ दे हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और जिस कारण लोग छोटे छोटे बैंकों से पैसे भी निकाल रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज अ होल कंबाइंड इफेक्ट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग. US is increasing the Fed, US is hiking the Fed rates, and then Balaji is putting up this $1 million bet, और फिर Apple came up with 4.1% APY savings account, and multiple small banks going bankrupt and being acquired by bigger banks. तो ये जो US का situation है, this is not something which is a passing phenomenon. This has bigger implications. और जैसे पॉवेल ने कहा है कि there will be a soft landing. So basically इसका मतलब है कि this is a passing phase and sooner or later it will pass out. तो मुझे नहीं लगता this is a soft landing. I think this is something bigger and this can actually bring in a big recession. 2008 के तरह एक फिर से crisis create हो सकता है if this is not checked. So we will keep checking these things and see how the market reacts. But overall, I feel Balaji, Arthur Hayes, all these are very important people who have worked both in TradFi and crypto space, and जिनको बैंकिंग के बारे में काफी ज्यादा पता है, और they have been predicting कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा based on Fed hikes, based on other factors, जो कि predictions अभी
सही होते हुए दिख रहा है। सो मुझे लगता है इन्होंने 1 मिलियन का बेट किया था, बट ही हैड गिवन अप मोर देन 1 मिलियन आल्सो। सो टू Correct. प्रूव हिज पॉइंट, यहाँ पे उनका आप ऊपर जाएंगे तो उनका वीडियो भी है जो कि आप लोग यूएस जाकर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि वो ये काम कर रहे हैं। एंड जैसे कि कृष्ण ने बताया, तो सेम लाइक इतने सारे बैंक्स का डाउन हो जाना, फिर अभी अगर आप बहुत सारे कृष्ण आप वॉइस भी दे सकते हो अगर नहीं, फाइन। सो तो इतने सारे बैंक्स का डाउन हो जाना, फिर अभी जैसे बहुत सारे इंफोग्राफिक्स आ रहे हैं कि देयर विल बी रिसेशंस इन द कमिंग डेज ऑन मेजर इकोनॉमीज। सो इसके लिए बहुत कोई बोल रहे हैं कि वी हैव टू शिफ्ट इवेंचुअली टू एनी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाइक बिटकॉइंस। एंड हम लोग को जैसे अभी हम लोग फर्स्ट न्यूज कवर किए कि बैंक्स हैव बीन टेकन अप बाय द यूएस गवर्नमेंट ताकि और बैंकरप्सी नहीं हो, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में हम लोग देख रहे हैं। So gradually, I think we'll have a more stable system once all this noise and all these things are gone. But yeah, seriously, they will have some big implications on our lifestyle and our finances. Sure. तो इसके बाद आते हैं क्रिप्टो न्यूज में, जो कि सुई लॉन्च इज ऑन मेननेट। तो सुई का मेननेट लॉन्च हो गया है एंड द प्राइस ऑफ सुई आल्सो पम्प। तो अब अगर आपको याद है तो सुई ने आईसीओ किया था, जो कि OKX और KuCoin में था on 18th April, and the ICO price was around 0.1 USD per SUI. And जब सुई का टोकन लॉन्च हुआ, द प्राइस पम्प टू लाइक $4.5 और अभी $1.37 में है। तो जो भी आईसीओ में इन्वेस्ट किए थे फॉर गेटिंग दैट 0.1%, $0.1 per SUI, at this price they have already had 13x returns. Please look into this project and feel that if this is something you want to invest in, feel free to put some money in it. फिर दूसरे न्यूज में PayPal is extending crypto transfer to Venmo account. तो Venmo एक ऐप है जो यूएस में काफी यूज होता है फॉर पेइंग your utility bills, your internet bills etc. तो फोन पे के तरह एक ऐप है। तो PayPal is now telling that users who are already verified on Venmo, वो और उनका जो अगर PayPal में अकाउंट है, तो दे कैन ट्रांसफर देयर क्रिप्टो फ्रॉम देयर PayPal अकाउंट टू देयर Venmo अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यूएस का जो फिनटेक है, दे आर अलाउइंग पीपल टू नाउ डू ट्रांसफर्स एंड विड्रॉवल्स फ्रॉम देयर एप्स। तो इसके पहले Robinhood जो एक ट्रेडिंग ऐप था, तो ये यूएस में काफी फेमस है, एंड Robinhood में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग इनेबल किया गया था, बट दे वर नॉट allowed to withdraw the crypto out. So this is one of the things where your fintech wallet is now become your crypto wallet as well. तो जिस तरीके से समझ लीजिए आप फोन पे यूज करते हो, अगर फोन पे एनेबल करता है क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉवल थ्रू इंडियन एक्सचेंजेस और बाइनेंस, देन यू कैन हैव द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। तो एक ही ऐप में आपका सब कुछ क्रिप्टो और फिएट दोनों एक साथ रहेगा, जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर योर पेमेंट्स एंड रेगुलर लाइफ। राइट। सो ऐसे और भी अगर प्लेयर्स आते हैं पेज, तो आई थिंक दैट ऑप्शन विल गो हायर इन द नेक्स्ट बुल रन एज वी कैन। यस, ऑब्वियसली। और ऐसे प्लेयर्स और आएंगे जब रेगुलेशंस विल बी इन प्लेस। तो जब रेगुलेशंस आते रहेंगे एंड पीपल नो हाउ टू स्ट्रक्चर देयर प्रोडक्ट, हाउ टू को वर्क विद द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, बैंक्स एटसेट्रा, तो ऐसे प्लेयर्स आते रहेंगे। और दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, बट इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। यस, एंड आई थिंक ऑलरेडी जैसे इनके पास इतने सारे यूजर बेस है, so ये जैसे जब क्रिप्टो को एक्सपोजर मिलेगा, so you don't have to go and educate and tell people that they come into crypto. It will be automatic process, जो कि वो Web2 से Web3 में धीरे-धीरे automatically shift हो जाएगी with this kind of mergers and partnerships. करेक्ट। इसके बाद हम लोग एक और मजेदार न्यूज में आते हैं, एंड द न्यूज इज कैन वन स्कैमर मेक अ डिफरेंस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेट्रोस्पेक्टिव थिंग कि एक स्कैमर ने 114 मेम कॉइन लॉन्च किया है इन द लास्ट 1.5 मंथ्स, एंड जैक एक्सबीटी जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑन चेन क्रिप्टो एनालिस्ट है, जो कि ऐसे स्कैम्स को अनकवर करते रहते हैं, ही वाज आल्सो द वन हु अनकवर्ड कि BitBNS में $7.5 मिलियन का हैक हुआ है आफ्टर 1.5 years, जो कि BitBNS ने डिस्क्लोज नहीं किया था उस टाइम में। तो ही इज द वन हु कीप्स ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ ऑन चेन एक्टिविटी। तो उन्होंने ये फाइंड किया है कि एक बंदे ने और बंदी ने, whoever it is,
1.5 मंथ्स में 114 मेम कॉइन्स लॉन्च करके रगपुल किया है एंड लोगों का पैसा को एक वॉलेट में ट्रांसफर किया है. So we'll share you the link. If you want, you can go and read more about it. Yeah, so before we go to the next layer, we just have a comparison like on यहाँ पे हम लोग बोल रहे can one scammer make a difference. So maybe you have come to know about PEPE coin जो कि हम लोग आगे जाके बात भी करेंगे. So many people were excited like हाँ PEPE coin में इतना returns आए हैं and they were just investing into other meme coins which may give some returns. बस आपको अगर मेम कॉइन इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो तो ऐसे भी केसेस है जहाँ पे स्कैमर्स 114 मीम कॉइन्स निकाल के स्कैम कर रहे हैं. तो वो आपके ऊपर है, आप एक पेप को देख के मीम कॉइन में आते हो या ये 114 स्कैम्स को देख के मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट ना कर. आई लीव इट टू द ऑडियंस टू मेक इट अप फॉर देम देयर इन्वेस्टिंग स्टाइल. बट या दिस इज समथिंग दैट यू शुड आल्सो कीप इन माइंड अलॉन्ग विद द पेप का जितना भी हाइप हो रहा है. तो अगले न्यूज़ में तो ये न्यूज़ है यूएस मार्केट में जो कि यूएस इज नाउ थिंकिंग ऑफ टैक्सिंग 30% फॉर द यूएस क्रिप्टो माइनर्स. तो दिस टैक्स इज बेसिकली फॉर पीपल हु आर बेस्ड इन यूएस एंड माइनिंग बीटीसी. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो रेफ्रिजरेशन, लाइटिंग, टेलीविजन के बाद यूएस का क्रिप्टो माइनिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट थिंक्स इट्स सूटेबल to tax them 30% because they are doing environmental pollution as such. But मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है यूएस मार्केट के लिए भी, क्योंकि अगर आप 30% टैक्सेस लाते हो क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर तो लोग वहाँ से निकल के ऐसे जुरिस्डिक्शन में चले जाएंगे जहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं है. तो ये हम लोगों ने 2019-20 में देखा था कि चाइना ने जब माइनिंग बैन किया था तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर माइनिंग इन चाइना, तो उस टाइम में चाइना में करीब 70% माइनर्स थे. They moved out to other countries in Central Asia, like Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, etc. जहाँ पे उनको इतना costly taxes या electricity का पैसा नहीं देना पड़ता था. But yes, they spent a lot of money for the whole movement from one country to another. But that was like a one-time cost. और मेरे को लगता है कि अगर US इस तरीके के taxes impose करते हैं माइनर्स के ऊपर तो a lot of these miners will go north and शायद कनाडा में जाके they will restart their mining operations again. तो ओवरऑल यूएस मार्केट के लिए ये एक लूजिंग सिचुएशन. सो लास्ट वीक जैसे हम लोगों ने कहा था L3 मोमोका लेंस प्रोटोकॉल द्वारा जो लॉन्च हुआ था, इट्स वर्किंग quite well and peak transactions 25,000 transactions per second at a cost of $20.4 which is very very low. And मुझे लगता है कि this is going to really change how social apps work because here you take control of your social identity. तो Web3 में सैम काफ़ी इंटरेस्टेड है. तो सैम, आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास लेंस प्रोटोकॉल होता है और आप डिफरेंट सोशल्स में जाते हो यूज़ करने के लिए एक ही आइडेंटिटी से एंड देन यू कैन मोनेटाइज इट, विल यू ट्राई इट मोर और यू विल स्टिल टिक टू द web 2 like Facebook or YouTube and Twitter, etc. So I think we'll use more of this Web3 apps just like Lens and other Lensstar जो कि Lens पे बनेंगे. So because सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएटर को होता है कि अपने आप को मोनेटाइज करना. Like people love to create content but after a point of time उनको वो मोनेटाइज भी करना होता है. And being on different platforms it's hard to have a uniform system जहाँ पे आप उसको मोनेटाइज कर पाओ. So I think after these things comes up like Lens protocol और भी ज़्यादा लोगों को अलाउ करते हैं उनके प्रोटोकॉल को यूज़ करके एप्स बनाने के लिए एंड उस पर यूज़ करने के लिए. I think more creators will shift to this and as you can see from this thread that the cost is very low to transact on this L3. So कोई भी अगर creator आता है and they want to earn from this, so their transaction will be very seamless and they can easily earn a good amount of money by using all these kind of protocols. I think for the future. हाँ, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट जो है फेसबुक में या यूट्यूब में या ट्विटर में वहाँ पे वैसा नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है. बट एक बार वो नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो जाए तो आई थिंक देन Web2 कंपनीज विल हैव टू अडॉप्ट. तो होपफुली Sani and the Lens protocol team can boost this ecosystem good enough so that the next bull run tak we have a lot of people using these protocols and platforms. और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं. इस
इस वीक के जो कि है Axelar नेटवर्क. So they recently merged their they recently used general messaging passing GMP to do messaging between Cosmos and EVM compatible chains. तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर आप कॉस्मोस से ब्रिज करते हो पैसा ईवीएम कंपैटिबल चेन्स में या ईवीएम से ब्रिज करते हो कॉस्मोस पे, तो बिफोर यू कैन जस्ट ब्रिज द मनी, नाउ यू कैन ऑल्सो मैसेज. एंड इससे क्या होगा, लिक्विडिटी कंसोलिडेशन होगा. एंड प्रोबेबली people who are launching on Cosmos can also now launch their apps on EVM compatible chains like Arbitrum, Optimism, Polygon, etc. And उनका टोटल लिक्विडिटी जो था, जो फ्रैक्शनलाइज हो जाता था डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाने के कारण, नाउ इट कैन बी एक्चुअली कंसोलिडेटेड. तो ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट. नेगेटिव तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट होपफुली द ब्रिज विल नॉट गेट हैक्ड और द ब्रिज विल नॉट हैव एनी इश्यूज. तो जनरली सबसे बड़ा इश्यूज तो ब्रिज हैक या ऑरेकल हैक्स का होता है, क्योंकि हर चेन में डिफरेंट ऑरेकल्स यूज होते हैं. तो अगर कोई ब्रिज कर रहा है एंड ब्रिज इज हैक्ड, देन ही विल लूज द मनी. या फिर ऑरेकल से कोई अगर प्राइस फीड ले रहा है, देन पीपल कैन एक्चुअली हैक द ऑरेकल, इनपुट डिफरेंट प्राइस फीड एंड देन ड्रेन द लिक्विडिटी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी पहले भी बहुत सारे स्कैम्स में या बहुत सारे रगपुल्स में देख चुके हैं. तो वील सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव कि मार्केट लिक्विडिटी को कंसोलिडेशन करना, ताकि लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड स्वैपिंग एक्सपीरियंस ऑन चेन मिले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में या फिर स्वैप्स में. सो आई थिंक लाइक एलेक्सर जो है वो अपना फंड्स को मूव नहीं कर रहे हैं लाइक फ्रॉम कॉस्मोस टू ईवीएम चेन्स. इट्स जस्ट रिलेइंग द मैसेज फॉर नाउ. जो कि मैसेजेस है, तो वो जो हम लोग ब्रिजेस पे हैक देखे हैं, जो फंड्स का लॉस देखे हैं, वो अभी हम लोगों को नहीं लगता है कि एलेक्सर पे हो सकता है. But it's just reaching the message that okay, this transaction is happening and all the funds that is been transferred और जो भी यूज हो रहे हैं वो उसी चेन पे है जिस चेन पे वो ओरिजिनली है. जस्ट इट्स द मैसेज दैट्स गोइंग इंटरचेन और इंटरऑपरेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स नॉट गोना अफेक्ट द फंड्स फॉर नाउ, बट या हम लोग को देखना पड़ेगा ये मैसेजिंग का भी जो ट्रांसफर इंटरचेन, हाउ गुड इज गोना बी हैपनिंग इन रियल टाइम. तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है Celsius users के लिए. तो whoever had money in Celsius, they can now start withdrawing. So I think they can withdraw like 1/5 or 1/6 of whatever money they had. तो अगर आप $3,000 Celsius में रखे थे, so you can withdraw around $600. But then something is better than nothing. I hope people listening to this podcast, start withdrawing their money out of Celsius custody, क्योंकि आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि like you can get a lot of money back from there, just because कि Celsius का legal fees and the amount of hold that they have is very big. So I would suggest कि take out your money out of Celsius and put in some good centralized or decentralized exchange and buy some good tokens so that अगले bull run तक you become whole. Do not keep money on a platform which is going down. और आज के लास्ट न्यूज़ में जो कि सुमित गुप्ता CoinDCX के CEO है, उन्होंने पोस्ट किया था रिसेंटली कि दे आर नॉट गोइंग टू लिस्ट पेपे, एंड दिस इज़ अ वेरी सेंसिबल मूव. मैंने अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में एक्सचेंज के लिए काम किया था, तो आई नो लिक्विडिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनी मेजर एक्सचेंजेस. तो पेपे हैज़ लिक्विडिटी इशूज बिकॉज यूनिस्वैप एंड ऑल द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस डू नॉट हैव इनफ लिक्विडिटी. अलॉन्ग विद इट बहुत सारे ऐसे वेल्स है जिन्होंने पेपे का मैक्सिमम मेजॉरिटी होल्ड करके रखा हुआ है. तो इफ दीज वेल्स स्टार्ट डंपिंग, देन द होल मार्केट विल क्रैश. तो बिकॉज ऑफ दिस ही हैज़ मेड अ वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी गुड डिसीजन कि वो पेपे लिस्ट नहीं करेंगे Coinbase पे, CoinDCX पे. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर discussions today. Hopefully you guys enjoyed it and learned something new. Sam, over to you. Yep. So I think guys we have covered most of the topics here, from the PEPE hype to all the regulations, taxes, and also about the market news. So do support us by सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डाउट है, या अगर आप इन पेपे में इन्वेस्ट किए हो या आपको कुछ रिएक्ट हुआ है, फोरेक्स हुआ है, सीयू में हुआ है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट. हमको आपका व्यूज जानने के लिए बहुत उत्सुक है हम लोग, आप लोग इसको कैसे ले रहे हैं,
and also let us know like how we can add new things to the podcast so that we get much more value out of it. So that's it for this week, and let's meet next week with another exciting and thriving podcast. So thank you for listening till then. Thank you, everyone. Thank you guys for Thank viewing you. us. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye bye.